हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट ही नहीं, टेट, यूपी टेस्ट, बिहार टेट, सारे जो भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डॉक्टर जीन पियाजे, जिनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में हुई है, एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले हम जीन पियाजे के बारे में समझते हैं कि ये कौन थे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ है और इनकी जन्म या मृत्यु कब हुई है। इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई है 1980 में। और मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। ये मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक रूप में प्रसिद्धि दिलवाई है थे। पियाजे ने फ्रांस के कैबिनेट के साथ मिलकर भी कई वर्षों तक कार्य किए हैं। पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। पियाजे का मानना है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पियाजे का मानना है कि बुद्धि जन्मजात होती है कि जन्मजात नहीं होती है। तो हमें इस पॉइंट को क्लियर रखना है कि पियाजे ने बताया है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। इनका मानना है। इन्होंने इस पूर्व में प्रचलित कारक का कि बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया है। इन्होंने इसका खंडन किया है। इससे पहले माना जाता था, जो मनोवैज्ञानिक लोग मानते हैं कि बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन इन्होंने इसका विपरीत बताया है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्यों को ही सीखता है। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे वह जटिल संप्रत्यों को भी सीखता है। वातावरण एवं क्रियाओं का योगदान सीखने या अधिगम में महत्वपूर्ण होता है। पियाजे यह भी कहते हैं कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। इन्होंने बताया है कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पियाजे ने क्या कहा है कि सीखना यांत्रिक क्रिया है या फिर सीखना एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो उन्होंने बताया है कि सीखना यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले बच्चा सरल चीजें सीखता है, उसके बाद वो कठिन चीजें सीखता है। तो इन्होंने बताया है कि सीखना एक संप्रत्यय निर्माण करना होता है और निर्माण करने की यह प्रक्रिया, उसके सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह सरल से कठिन की ओर चलती है। पहले जब बालक का अनुभव होता है उसकी आयु भी कम होती है, तो वह सरल अवधारणाओं या संप्रत्यों को सीख सकते हैं। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उनका अनुभव भी बढ़ता है और वह अपनी बुद्धि से जटिल संप्रत्यों का निर्माण करता है। बालक की सत्य के बारे में चिंतन करने की शक्ति, परिपक्वता स्तर और अनुभव की अंतःक्रिया पर निर्भर करती है तथा निर्धारित होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ने इसे अंतःक्रियावादी विचारधारा का नाम दिया है। इनकी विचारधारा को मनोवैज्ञानिक ने अंतःक्रियावादी विचारधारा भी बोला है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी कहा है। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत भी बताया है। तो क्या क्या नाम हो गया? अंतःक्रियावादी विचारधारा का सिद्धांत, या फिर संप्रत्यय निर्माण का सिद्धांत, या फिर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत
खाली नाम चेंज हुए हैं। ये तीनों सिद्धांत हैं पियाजे के। संज्ञानात्मक सिद्धांत के पद। अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे 2 पदों का उपयोग करते हैं। पहला है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। हालांकि इन 2 पदों के अलावा भी पियाजे ने कुछ अन्य पदों का प्रयोग अपने संज्ञानात्मक विकास में किया है। पहला, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रक्रिया प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब बच्चे को वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो वो वैसे ही सीखता है। वो अपना बचपन से ही वो जिस समाज में जन्म लेता है उसी समाज में या उसी परिवार की परिस्थिति के हिसाब से अनुकूलन करना सीख जाता है। उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान अर्जित करती हैं। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिक महत्वपूर्ण माना है। पियाजे ने अनुकूलन की संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उप प्रक्रियाओं में बांटा है। पहला है आत्मसात्कारण, दूसरा है समंजस। आत्मसात्कारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। यह एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आत्मसात्करण को हम इस उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो मूल रूप से भोजन हमारे भीतर नहीं रह पाता है, बल्कि भोजन से बना हुआ रक्त हमारी मांसपेशियों में इस प्रकार समा जाता है कि उसमें हमारी मांसपेशियों की संरचना का आकार बदल जाता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आत्मसात्करण की प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। पियाजे के शब्दों में नए अनुभवों का आत्मसात्करण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिलजुल कर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इस प्रकार इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। दूसरा है समंजन या एडजस्टमेंट। एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसात्करण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जब बच्चे के सामने कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह आत्मसात्करण या समंजन या दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। समंजन को आत्मसात्करण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है। बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आत्मसात्करण या समंजन का सहारा आवश्यकता अनुसार लेते हैं। संज्ञानात्मक संरचना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक का मानसिक संगठन से है, अर्थात बुद्धि में संलिप्त विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन तथा तर्क इत्यादि सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। वातावरण के साथ सामंजस्य संगठन का ही परिणाम है। बच्चा जिस वातावरण में रहता है उसके साथ सामंजस्य कर लेता है। मानसिक संक्रिया। बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। जो बालक समस्या दी जाती है उसके समाधान के लिए जो कार्य करता है या जो उसका मानसिक रूप से उसको चिंतन करता है कि इसको कैसे हल करें, ऐसे करें, वैसे करें, वैसे करें, ऐसे इस तरह के जो विचार उसके दिमाग में आते हैं इसे मानसिक संक्रिया कहते हैं। स्कीम्स। यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अव्यक्त
होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अव्यक्त रूप ही स्कीम्स होते हैं। स्कीमा एक ऐसी मानसिक संरचना जिसमें सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है वैसे वैसे अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। किसी विशेष अवस्था में बालक के समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन से एक सेट यानी समुच्चय तैयार होता है, जिसे पियाजे स्कीमा कहता है। इन स्कीमाओं का विकास बालक के अनुभव व परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं: संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था और मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था। ये 5 अवस्थाएं जो है पियाजे ने बताई हैं। पहला है संपेशीय पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था। यह संज्ञानात्मक विकास का प्रथम अवस्था है। जो संवेदीय पेशीय अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था, ये पहली अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास की। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक चलता है। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाएं ही करता है। बच्चा इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनियों, वस्तुओं, रसों व गंध आदि का अनुभव करता है। इस सरल क्रियाओं को ही पियाजे सहज स्कीमा कहते हैं। इन्हीं अनुभूतियों की पुनरावृत्ति के कारण बच्चा संज्ञानात्मक आत्मसात न व समंजन की प्रक्रिया शुरू करता है। जब उसे परिवेश में उपस्थित उद्दीपकों को पता चलता है तो बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा इनका प्राथमिक अनुभव करता है। पियाजे ने अपनी इस अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। पियाजे इस अवस्था को, जो बच्चा देखता है, सीखता है, अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है, इस अवस्था को उन्होंने 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूर्व संक्रिय अवस्था। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रिय अवस्था, जिसे वह बच्चे की 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक मानता है। इस अवस्था को वह 2 उप अवस्थाओं में विभाजित करता है। इस अवस्था में बच्चे में निम्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ए, बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं और प्राणियों व शब्दों से संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा प्रायः खेल व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में 4 वर्ष तक के बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के रूप में समझते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, वो दोनों को एक जैसा ही समझते हैं। निर्जीव और सजीव एक ही रहता है। 4 वर्ष तक के बच्चे 5वें वर्ष में वो समझना सीख जाते हैं कि निर्जीव और सजीव क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द है। इसे पियाजे ने आत्म केंद्रिकता का नाम दिया है। बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। 4 वर्ष तक के बच्चे भाषा सीख जाते हैं और वो दूसरी भाषा भी सीखने लगते हैं। नेक्स्ट है बच्चे चिंतन करना शुरू करते हैं। 4 वर्ष तक के बच्चे फिर चिंतन करना शुरू करने। 6 वर्ष तक आते आते बच्चे मूर्त संप्रत्यों के साथ साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। जब बच्चा 6 वर्ष से पहले वह मूर्त संप्रत्यों जो सामने दिखता है उन्हीं संप्रत्यों में हाथ जोड़ पाते हैं, उन्हीं को देख पाते हैं, उन्हीं को समझ पाते हैं। लेकिन जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो अमूर्त संप्रत्यों को भी समझने लगता है वो धीरे धीरे। वे रटना शुरू करते हैं, अर्थात वे रटकर सीखते हैं ना कि समझकर। बच्चा स्वार्थी नहीं होता है। इस अवस्था में धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में बालक कार्य और कारण के संबंध से अनजान होते हैं। मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व होने के कारण वे समस्या समाधान के दौरान समस्या के केवल एक ही पक्ष को जान पाते हैं। वो जब बच्चा छोटा रहता है तो वो
समस्या का समाधान, उसको कोई समस्या दी जाती है तो वो केवल एक ही पक्ष को जान पाता है, क्योंकि उसका मानसिक स्तर परिपक्व नहीं रहता है। मूर्त संक्रिय अवस्था, इस अवस्था की विशेषता का निर्माण पियाजे के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया। तीसरा है मूर्त संक्रिय अवस्था, जो इस प्रकार है। इसकी अवस्था का वर्णन, पहला है यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक चलती है अथवा मानी जाती है। इस अवस्था को मूर्त संक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होते हैं। नेक्स्ट है तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था के बीच में तर्क शक्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अमूर्त समस्याओं को समाधान वे अभी भी ढूंढ पाते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी होता है। उनके चिंतन में क्रमबद्धता का अभाव अभी भी रहता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में भी, पियाजे का मानना है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में कुछ क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जैसे कन्वर्सेशन, अर्थात जब कोई ज्ञान जो पदार्थ रूप में बदल जाने के बाद भी मात्रा, संख्या, भार या आयतन की दृष्टि से समान रह जाता है, उसे कन्वर्सेशन कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है संख्या बोध, अर्थात गणित को जानना व वस्तुओं को गिनना शुरू कर देते हैं इस अवस्था में। इसके अलावा क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण करना, पारस्परिक संबंधों आदि को जानने लगते हैं। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है हमारा औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ व अंतिम अवस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। बच्चा विसंगतियों को समझने की क्षमता रखता है। इस अवस्था में बच्चा विसंगतियों को समझने लगता है। नेक्स्ट है बच्चे में वास्तविक अनुभव को काल्पनिक रूप या परिस्थिति में परिक्षेपित करने की क्षमता आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चा घटनाओं की परिकल्पनाएं बनाने लगता है, उन्हें सत्यापित करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट है बच्चा इस अवस्था में विचारों को संगठित करके और वर्गीकरण करना सीख जाता है। बच्चे प्रतीकों का अर्थ भी समझना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है यह अवस्था 12 वर्ष से वयस्क होने तक चलती है। उन्होंने बताया कि ये अवस्था 12 वर्ष से शुरू होती है और बच्चा जब तक कि वयस्क नहीं हो जाता तब तक ये चलती रहती है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था होती है। नेक्स्ट है आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों के अनुभव बढ़ने से उनमें समस्या के समाधान की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट है उनके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक परिपक्व होने लगता है, मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। इस अवस्था में 12 वर्ष से इनके मस्तिष्क जो है वो परिपक्व होने लगता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए अनुकरण व खेल की क्रिया को महत्व दिया है। शिक्षकों को अनुकरण व खेल विधि से शिक्षण कार्य करना चाहिए। पियाजे ने अपना सिद्धांत जो बताया है उसके आधार पर बताया कि अनुकरण करने और खेल की क्रिया के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे उनका अधिगम अच्छा होता है। और इस शिक्षक को भी इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। खेल के द्वारा और अनुकरण के द्वारा बच्चे अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट है पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा सीखने में धीमे होते हैं उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा सीखने में धीमा है उसे दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया अलग होती है और वो धीरे धीरे करके कोई फटाफट सीख लेता है, कोई धीरे धीरे करता है। उसके विकास की प्रक्रिया धीमी या मंद ये उसके हाथ में नहीं है।
तो उसको दंड नहीं देना चाहिए, जबकि उसको जैसे उसको समझना चाहिए कि वो कैसे सीख पाएगा, खेल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा कैसे वो सीख पाएगा, तो उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसे दंड देना चाहिए। ये पियाजे मानते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा और बालक दोनों ही अधिगम व विकास के लिए आवश्यक हैं। इन दोनों को शिक्षा में प्रयोग करना उचित होता है। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने आप करके सीखने का अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। बच्चों को खुद से करके कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट बनाने को देना या कुछ भी करने के लिए उनको देना, उससे वो खुद से करें और खुद से सीखें, इसका अवसर हमें प्रदान करना चाहिए। 12 वर्ष की अवस्था में बच्चों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक आते आते बच्चों में यह क्षमता विकसित होने लगती है। जब 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, 10 या 12 वर्ष के बच्चे, तो उनको समस्या समाधान, जैसे मैथ्स की जो है, साइंस है, मैथ है, इस तरह की चीजें होते हैं कि समस्या दे देते हैं, उसके बाद उसका हल ढूंढना रहता है। सवाल दे देते हैं, उसका हल ढूंढना रहता है। हमने ये माना, हमने वो माना, इस तरह करके उसका हल ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये अवस्था 10 से 12 वर्ष की अवस्था तक हो जाती है। शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों को बच्चों की बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आयोग के आधार पर करना चाहिए। शिक्षकों को और उसके अन्य पेरेंट्स से या कोई भी है, तो उसकी बुद्धि का मापन उसकी व्यवहारिक क्रियाओं के आधार पर करना चाहिए। उसकी व्यवहारिक क्रियाएं कैसे, वो सीखता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उसका सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके आधार पर किसी एक पक्ष को देख के उसकी बुद्धि का मापन नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। अतः हमें शिक्षकों या माता पिता बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करना चाहिए। बच्चा स्वयं और पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। वो खुद से भी सीखता है कि हमारे माता पिता कैसे हैं, किस पद पे है या कैसे हैं, उनसे भी सीखता है। और वो किसी का, उनको कोई चीज प्रेरणादायक कोई है, जैसे महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या कोई भी उनके रिलेटिव है, कोई IAS बन गया, PCS बन गया, उनको देख के उसके अंदर प्रेरणा आनी चाहिए कि हाँ, ऐसे ही हमें भी बनना है, ऐसे ही आगे कुछ हमें भी करना है अपने हिसाब से। तो इस तरह का माहौल टीचर्स को और पेरेंट्स को, दोनों को प्रेरणादायक माहौल रखना चाहिए उनको, जिससे उनको अपनी अंतःक्रिया करने में प्रेरणा मिले। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान सकते हैं। जो पियाजे ने सिद्धांत दिया है, इसके आधार पर शिक्षक और अभिभावक दोनों बच्चों की तर्क शक्ति व विचार शक्ति को पहचान कर उसी के आधार पर उनका अधिगम करा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।